मित्रों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। आज की कहानी अगर आपने ध्यान से सुन लिया तो मित्रों, भविष्य में आप कभी पीछे मुड़कर नहीं देंगे, आगे बढ़ते ही जाएंगे। तो इसको हम ज़्यादा कुछ ना बताकर आप खुद समझ लीजिए इस कहानी से हमें क्या ज्ञान मिलता है। तो मित्रों, चलिए कहानी को शुरू करते हैं। आप सभी मित्रों का हमारे इस कहानी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। रामू नाम का एक पुराना व्यापारी था जो अपनी व्यापारी समझ के कारण दोनों हाथों से कमा रहा था। उसको कोई भी टक्कर नहीं दे सकता था। वो दूर दूर से अनाज लाकर उसे शहर में बेचता था। उसे बहुत सा लाभ होता था। वह अपनी इस कामयाबी से बहुत खुश था। इसीलिए उसने सोचा व्यापार बढ़ाना चाहिए और उसने पड़ोसी राज्य में जाकर व्यापार करने की सोची। दूसरे राज्य में जाने के रास्ते का मानचित्र देखा गया, जिसमें साफ साफ था कि रास्ते में एक बहुत बड़ा मरुस्थल है। खबरों के अनुसार उस स्थान पर कई लुटेरे भी हैं, लेकिन बूढ़ा व्यापारी कई सपने देख चुका था। उस पर दूसरे राज्य में जाकर धन कमाने की इच्छा प्रबल थी। उसने अपने कई किसानों साथियों को लेकर प्रस्थान करने की ठान ली। बैलगाड़ियां तैयार की और उस पर अनाज लादा। इतना सारा माल था जैसे कोई राजा की शाही सवारी हो। बूढ़े रामू की टोली में कई लोग थे, जिसमें जवान युवक भी थे और वृद्ध अनुभवी लोग जो वर्षों से रामू के साथ काम कर रहे थे। जवानों के अनुसार अगर इस टोली का नेतृत्व कोई नवयुवक करता तो अच्छा होता, क्योंकि यह वृद्ध रामू तो धीरे धीरे जाएगा और पता नहीं उस मरुस्थल में क्या क्या देखना पड़ेगा। तब कुछ नौजवानों ने मिलकर अपने अलग टोली बना ली और स्वयं का माल ले जाकर दूसरे राज्य में जाकर व्यापार करने की ठान ली। रामू को उसके चहेते लोगों ने इस बात की सूचना दी। तब रामू ने कोई गंभीर प्रतिक्रिया नहीं की दिखाई। उसने कोई गंभीर व्यक्त नहीं किया। उसने कहा, भाई, सबको अपना फैसला लेने का हक है। अगर वो मेरे इस काम को छोड़कर अपना शुरू करना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, और भी जो उनके साथ जाना चाहता है जा सकता है। अब दो अलग व्यापारियों की टोली बन चुकी थी, जिसमें एक का नेतृत्व वृद्ध रामू कर रहा था और दूसरे का नेतृत्व नव युवक गणेश कर रहा था। दोनों की टोली में वृद्ध एवं नौजवानों की दोनों सवार थे। दोनों लोग मिक्स थे। सफ़र शुरू हो गया। समय के अनुसार रामू और गणेश अपनी अपनी टोली लेकर चल पड़े। थोड़ी दूर सब साथ साथ ही चलते रहे कि जवानों की टोली तेजी से आगे निकल पड़ी और रामू और उनके साथी पीछे रह गए। रामू की टोली के नौजवान इस धीमी गति से बिल्कुल खुश नहीं थे और बार बार रामू को कोस रहे थे। कहते कि वो नौजवानों की टोली तो कब की नगर की सीमा नाक चुकी है और कुछ ही दिनों में मरुस्थल भी पार कर लेगी और हम सभी इस बूढ़े के कारण भूखे मरे जाएंगे। धीरे धीरे रामू की टोली नगर की सीमा पार करके मरुस्थल के समीप पहुंच जाती है। तब रामू सभी से कहते हैं, यह मरुस्थल बहुत लंबा है और इसमें दूर दूर तक पानी की एक बूंद भी नहीं मिलेगी, इसलिए जितना हो सके पानी भर लो। और सबसे अहम, यह मरुस्थल लुटेरों और डाकुओं से भरा हुआ है, इसीलिए हमें यहाँ का सफ़र बिना रुके करना होगा, साथ ही हर समय चौकन्ना भी रहना होगा। उन्हें मरुस्थल के पहले तक बहुत से पानी के गड्ढे मिल जाते हैं, जिससे वह बहुत सारा पानी संग्रह कर लेते हैं। तब उनमें से एक पूछता है कि इस रास्ते में पहले से ही इतने पानी के गड्ढे हैं, हमें एक भी गड्ढा तैयार नहीं करना पड़ा। तब रामू पर पूछो पर ताव देकर बोलते हैं, इसीलिए तो मैंने नौजवानों की इस टोली को आगे जाने दिया है। यह सभी उन लोगों ने खुद के लिए तैयार किया होगा, जिसका लाभ हम सभी को मिल रहा है। यह सुनकर के टोली के विरोधी साथी खिंचवा जाते हैं और अन्य रामू को अनुभव की प्रशंसा करते हैं। सभी रामू के कहे अनुसार बंदोबस्त करके और आराम करके आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए रामू सभी को आगाह कर देता है कि अब हम सभी मरुस्थल में प्रवेश करने वाले हैं।
जहाँ ना तो पानी मिलेगा, ना तो खाने को फल और ना ही ठहरने का स्थान, और यह बहुत ही लंबा भी है, हमें कई दिन भी लग सकते हैं। सभी रामू की बातों में हामी मिलाते हुए उसके पीछे हो लेते हैं। अब वह सभी मरुस्थल में प्रवेश कर चुके थे, जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी थी, जैसे अलाव लिए चल रहे हो। आगे चलते चलते उन्हें सामने से कुछ लोग आते दिखाई देते। वह सभी रामू को प्रणाम करते हैं और हालचाल पूछते हैं। उनमें से एक कहता है, आप सभी व्यापारी लगते हो, काफ़ी दूर से चले आ रहे हो, अगर कोई सेवा का ऑफर देंगे तो हम सभी तत्पर हैं। उसकी बातें सुन रामू हाथ जोड़कर कह देता है, भाई हम सभी भले चंगे हैं, तुम्हारा धन्यवाद जो तुम सभी ने इतना सोचा। और वह अपने साथियों को लेकर आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ते ही टोली के कुछ नवयुवक फिर से रामू को कोसने लगते हैं कि जब वो लोग हमारी सहायता कर रहे थे तो इस वृद्ध को रामू को क्या परेशानी थी कि सहायता इसने क्यों नहीं ली। कुछ दूर चलने के बाद फिर से कुछ लोग सामने से आते दिखाई देते हैं, जिनके वस्त्र गीले थे, और वह रामू और उसके साथियों को कहते हैं कि आप सभी राहगीर लगते हो और इस मरुस्थल के सफ़र में थके लग रहे हो। अगर आप चाहो तो हम आपको पास के एक जंगल में ले चलते हैं, जहाँ बहुत पानी और खाने को फल है। साथ ही सभी वहाँ पर तेज़ बारिश भी हो रही है, उसी में हम सभी भीग गए थे। अगर आप सभी चाहो तो अपना सारा पानी फेंक कर जंगल के नया पानी भर लें और पेट भर कर खाकर आराम से चलें। लेकिन रामू साफ न बोलकर अपने साथियों से जल्दी चलने को कह देता है। अब टोली के कई नौजवानों को रामू पर बहुत गुस्सा आता है और वह उसके समीप आकर अपना सारा गुस्सा निकाल देते हैं और पूछते हैं कि क्यों वह भले लोगों की बातें नहीं सुन रहे हैं और क्यों हम सभी पर जुल्म कर रहे हो। तब रामू मुस्कुराते हुए कहता है कि वह सभी लुटेरे हैं और हमसे अपना पानी फिकवा कर हमें निसहाय करके लूट लेना चाहते और हमें यही मरने छोड़ देना चाहते हैं। तब वह नवयुवक गुस्से में दांत पीसते हुए कहते हैं कि ये सेठ जी जो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। तब रामू कहते हैं कि तुम खुद देखो इस मरुस्थल में कितनी गर्मी है, क्या यहाँ आसपास कोई जंगल भी हो सकता है। यहाँ की भूमि इतनी सूखी है कि दूर दूर तक बारिश ना होने का संकेत देती है। यहाँ एक परिंदे का घोंसला तक नहीं है तो फल फूल कैसे हो सकते हैं। और जरा निगाह उठाकर ऊपर देखो, दूर दूर तक कोई बारिश के बादल नहीं है, न ही हवा में बारिश की ठंडक है और न ही गीली मिट्टी की खुशबू। तो कैसे उन लोगों की बातों पर यकीन किया जा सकता है। मेरी बात मानो, कुछ भी हो जाए अपना पानी मत फेंकना और न ही कहीं भी रुकना है। कुछ दूर आगे चलने के बाद उन्हें रास्ते में कई नर कंगाल और टूटी फूटी बैलगाड़ी मिलते हैं। वह सभी नर कंगाल गणेश की टोली के लोगों के थे, उनमें से एक भी नहीं बचा था। उनकी ऐसी दशा देख सभी रोने लगते हैं क्योंकि वह सभी उन्हीं के साथी थे। तब रामू कहते हैं कि जरूर इन लोगों ने तुम्हारे जैसे ही लुटेरों को अपना साथी समझा होगा और इसका परिणाम यही हुआ। आज उन्हें अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। रामू सभी को ढड़ास बांधते हुए कहते हैं, हम सभी को भी यहाँ से जल्दी निकलना होगा क्योंकि सभी लुटेरे अभी भी हमारे पीछे हैं। प्रार्थना करो कि हम सभी सही सलामत यहाँ से निकल जाएं। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? कहते हैं कि अनुभव की कंघी जब काम आती है जब सर पर कोई बाल नहीं बचता है, अर्थात अनुभव उम्र बीतने और जीवन जीने के बाद ही मिलता है। अनुभव कभी भी पूर्वजों की जागीर में नहीं मिलता है। जैसे इस कहानी में नौजवानों ने जोश तो बहुत था लेकिन अनुभव की कंघी नहीं थी जो कि रामू के पास थी, जिसका उसने सही समय पर इस्तेमाल किया और विपत्ति से सभी को निकाल कर ले गया। शिक्षा यही है कि किसी काम को करने के लिए जोश के साथ अनुभव भी होना अत्यंत आवश्यक है। मित्रों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस तरह की कहानी सुनने के लिए, अनुभव प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और ऐसी ही
अच्छी जानकारी के साथ।